अस्सलाम वालेकुम ग्रेट पीपल ऑफ पाकिस्तान। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। अपने व्लॉग के सिलसिलों को आगे बढ़ाते हैं। आज मैं टोटली डिस्कस करूँगा इकॉनमी को, पाकिस्तान की इकॉनमी को, क्योंकि उसमें ख़तरे की घंटियाँ बड़ी शिद्दत से बज रही हैं। और मैं कोई भी बात करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट करूँगा कि थोड़ा सा हौसला रखिएगा, क्योंकि जो जो बातें आपके सामने आएंगी उससे बहुत सारे लोगों की परेशानियों में इजाफा होगा। मेरा मकसद परेशानी में इजाफा करना नहीं, आप तक मालूमात पहुँचाना है, ताकि आप लोगों को भी, ताकि हमें और आपको सबको आइडिया हो कि बेसिकली हो क्या रहा है, ताकि उसमें हम भी अपना कंट्रीब्यूट करने के काबिल हो सकें। इंटरनेशनल जरीदा, जो कि ब्रिटेन बेस्ड मैगजीन है फाइनेंशियल टाइम्स, उसके मुताबिक पाकिस्तान की इकॉनमी डूबने के करीब है। पाकिस्तान की इकॉनमी डूबने के करीब है। उसके फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स खतरनाक हद तक नीचे गिर चुके हैं। और हम इवन के IMF से कर्जा ले लें या 4-5 अरब डॉलर और भी उसके अलावा इकट्ठे कर लें, लेकिन ये हमें टेम्परेरी रिलीफ तो देंगे, लेकिन ये हमारी इकॉनमी को बचाने में बहुत कम रोल प्ले करेंगे। और उन्हीं के बकौल हमारे लिए एक एक दिन इस वक्त बहुत ज़्यादा अहम है। ये नौबत क्यों आई, इसके पीछे क्या क्या मुहर्रिकात थे और कैसे मामला चले, मैं उसकी जो कहानी है वो टोटली आसान अल्फाज में शुरू से आपको थोड़ा सा आपके गोश गुजार करूँगा। ये इवेंट स्टार्ट कहाँ से हुआ? 2021 के एंड में, जब दुनिया की इकॉनमीज़ ओपन अप हो रही थी, यानी कि कोविड गुजर गया था। अब कोविड के दौरान आपको याद होगा कि इंटरनेशनल ट्रेड बहुत स्लिम हो गई थी, बहुत कम हो गई थी, और दुनिया के तकरीबन तमाम बड़े ममालिक ने और छोटे ममालिक ने अपने बॉर्डर्स को बंद किया हुआ था। तो इकॉनमी उस वक्त स्लो हो चुकी थी। तो जैसे ही वो ओपन अप हुई तो कंज्यूमर प्रोडक्ट्स की डिमांड में बहुत ज़्यादा इजाफा हुआ। दुनिया ने दोबारा से अपने खर्चे करने शुरू कर दिए। दुनिया की कंज्यूमर प्रोडक्ट्स की जैसे डिमांड में इजाफा हुआ तो दुनिया में महंगाई का एक नया सिलसिला शुरू हुआ, एक वेव शुरू होगी, जिसने अमेरिका से लेके जापान तक, मतलब हर मुल्क को ही जिसने अफेक्ट किया। पाकिस्तान की इकॉनमी रिलेटिवली बेहतर परफॉर्म कर रही थी उस वक्त। आपको याद होगा कि कोविड के दिनों में जब ये वबा आई थी, उस वक्त दुनिया की इकॉनमी जो थी वो स्लो डाउन हो चुकी थी या अंडर परफॉर्म करी थी, लेकिन पाकिस्तान की इकॉनमी बेहतर परफॉर्म करी थी, क्योंकि पाकिस्तान को बहुत सारा रिलीफ मिल गया था। जो उसने डेट सर्विसिंग करनी होती है, जो उसने कर्जे अपने वापस करने होते हैं, उस सिलसिले में पाकिस्तान को 1 साल का टाइम मिल गया था। और पाकिस्तान ने स्मार्ट लॉकडाउन की पॉलिसी अडॉप्ट करके अपनी इकॉनमी को किसी न किसी तरह सर्कल चलाया। लेकिन जैसे दुनिया की इकॉनमीज ओपन अप हुई, वहाँ पे महंगाई आई, तो दुनिया की बड़े बड़े ममालिक, अमेरिका जैसे यूरो जोन हो गया, यूरो वाले, इन सब ने अपनी अपनी महंगाई को कंट्रोल करने के लिए पॉलिसी रेट्स बढ़ा दिए। पॉलिसी रेट्स बढ़ाए तो उस पॉलिसी रेट बढ़ाने का एक सबसे बड़ा इम्पैक्ट ये होता है कि जो इकॉनमी की जो करेंसी होती है ममालिक की, वो स्ट्रेंथन होती है, वो मजबूत होती है, क्योंकि दुनिया इन्वेस्टमेंट ला के वहाँ पर करती है और उनकी करेंसी की डिमांड बढ़ती है और वो स्ट्रेंथन होती है। दुनिया की करेंसी स्ट्रेंथन होना शुरू हुई, इसी तरह डॉलर भी स्ट्रेंथन होना शुरू हो गया। लेकिन जो छोटे ममालिक थे, जो डिपेंडेंट हैं स्पेशली डॉलर के ऊपर, उनकी करेंसीज जो थी वो डीवैल्यू होना शुरू होगी। पाकिस्तान का रुपया भी आपको याद होगा कि जब PTI की गवर्नमेंट खत्म हुई तो 170-78 रुपये पे उस वक्त पर डॉलर चल रहा था। कमोडिटीज़ की प्राइस चूँकि बढ़ चुकी थी। पाकिस्तान की इकॉनमी टोटल इम्पोर्ट बेस्ड है, थोड़ी सी हमारी एक्सपोर्ट्स हैं, लेकिन हम ज़्यादातर इम्पोर्ट करते हैं, जिसकी वजह से हमारी इकॉनमी रन होती है। हमारे यहाँ पे लोग अशिया इस्तेमाल करते हैं, खाते पीते हैं, तो हमारी तो मजबूरी थी कि हमने इंपोर्ट्स करनी थी। हमने इंपोर्ट्स वही प्रोडक्ट्स की जो कि दुनिया में महंगी हो चुकी थी। तो हमारे यहाँ पहली वेव जो आई महंगाई की वो इस तरह आई कि हमने प्रोडक्ट्स को वहाँ से इंपोर्ट किया और हमारे यहाँ वो हमें महंगी मिली, तो हमारी जो थी वो प्रोडक्ट्स महंगी हो गई, यहाँ पर हर चीज़ महंगी हो गई। लेकिन गवर्नमेंट जो थी वो पेट्रोलियम की प्राइस को बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ नहीं उसने किया, फिक्स कर दिया। ये उन दिनों की बात है जब गवर्नमेंट जो थी वो मुश्किल में थी PTI की, और नई गवर्नमेंट आने के लिए पल तोल रही थी। अब नई गवर्नमेंट आई, वो एक अलग एपिसोड है सियासी तौर पे कि वो क्या हुआ। नई गवर्नमेंट आई तो इन्होंने कुछ अर्सा तो वो फिक्स रेट चलाया, लेकिन उसकी वजह से हो क्या रहा था कि जो हमारे फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व थे, जब नई गवर्नमेंट आई तब तक वो 18 से 22 अरब डॉलर के ऊपर कहीं खड़े थे, वो डिप्लेट होना शुरू हो गए, वो कम होना शुरू हो गए, क्योंकि हम लोगों को जो रिलीफ दे रहे थे, सब्सिडी दे रहे थे, वो हम अपने डॉलर्स की सूरत में तो पे कर रहे थे, वो किसी न किसी ने तो पे करने थे, तो वो गवर्नमेंट पे कर रही थी, तो हमारे रिजर्व कम होना शुरू हो गए। रिजर्व हमारे कम होना शुरू हुए तो नई गवर्नमेंट ने कुछ अर्सा ये पॉलिसी चलाई। महंगाई स्टिल बढ़ रही है, क्योंकि हमारे रुपए की कीमत भी इसी तरह बढ़ रही थी। अभी रुपया हमने फ्री फॉल छोड़ा हुआ था, चीज़ों की कीमतों में इजाफा हुआ। गवर्नमेंट ने फिर वो फिक्स रेट ख़त्म कर दिया, नई गवर्नमेंट ने वो फिक्स रेट कुछ अर्से बाद ख़त्म कर दिया। पेट्रोलियम के रेट्स, तो पेट्रोलियम की जो प्रोडक्ट्स थी वो उसमें भी इजाफा हुआ। गवर्नमेंट के हालात वही चल रहे हैं कि उन्हें वो पीछे पे करना पड़ा था उसी तरह। लेकिन हमारे यहाँ कुछ अभी महंगाई थमी हुई थी, बहुत ज़्यादा नहीं हुई थी, लेकिन जैसे ही वो फिक्स रेट हमने पेट्रोलियम का ख़त्म किया तो यहाँ पे महंगाई की अगली लहर आई।
महंगाई की अगली लहर आई, लेकिन हमने क्योंकि रुपए को फ्री फॉल छोड़ा हुआ था, हमारे जो थे वो फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व भी उसी तरह आ रहे थे, हमारे जो रेमिटेंसेस थी वो भी उसी तरह आ रही थी, एक्सपोर्ट्स की मदद में पैसे आ रहे थे, तो हमारा मामला कुछ ना कुछ चलता ही रहा। लेकिन पता नहीं ऐसा क्या हुआ कि पिछले वजीर ख़जाना को चेंज करके नए वजीर ख़जाना को लगाया गया। अब हो ये रहा था कि असल ये हो रहा था कि हमारे फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व डिप्लेट कर रहे थे, कम हो रहे थे। अब हमें कर्जे की अगली किस्त चाहिए थी IMF से। अब कर्जे की अगली किस्त IMF से लेनी थी तो हमें उनकी बहुत सारी शराइत भी माननी थी, क्योंकि ऑलरेडी बहुत ज़्यादा महंगाई हो चुकी थी, गवर्नमेंट के पास पॉलिटिकल कैपिटल कुछ नहीं था। वो महंगाई मुकाओ मार्च करके, महंगाई मुकाओ मुहिम चला के, पिछली गवर्नमेंट पीटीआई की गवर्नमेंट के खिलाफ वो गवर्नमेंट में आई थी, लेकिन वो महंगाई कम करने की बजाय बहुत ज़्यादा इजाफा ही कर पा रही थी, वो कुछ कर नहीं पा रही थी, उसके हाथ में नहीं था कुछ भी। तो अब चूंकि IMF की शराइत ऐसी थी जिसकी वजह से महंगाई का एक बोझ और आना था, एक वेव और आनी थी, एक लहर और आनी थी, तो वो अब नए वज़ीर ख़जाना साहब को लाया गया कि आप IMF के साथ बेहतर डील करें। और उन वज़ीर ख़जाना साहब का कहना ये था कि मैंने बहुत सारे पहले भी IMF के प्रोग्राम्स को भुगताया, तो मैं इनको बहुत अच्छे तरीके से जानता हूँ, मैं इनको बहुत अच्छे तरीके से डील कर लूँगा, बहुत अच्छे तरीके से डील करूँगा। उन्होंने आते सींग भी फंसा लिए। अब ये गलत कहानी है कि जी पाकिस्तान अपनी पैदाइश से लेकर अब तक 22वां बेल आउट पैकेज जो है वो अवेल कर रहा है। इस वक्त जो हम $7 बिलियन लेने हैं हमने, उसमें जो अगली किस्त आनी है उस मद में, तो हम 22वां अपना IMF का प्रोग्राम अवेल कर रहे हैं, बेल आउट पैकेज। जबकि बांग्लादेश जो 1971 में हमारे से वजूद में आया था, उसने सिर्फ 10 बेल आउट पैकेजेस लिए थे, और इस वक्त वो बेल आउट पैकेजेस नहीं लेता, और उसके इस वक्त फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व जो हैं डॉलर में $50 अरब हैं इस वक्त। यानी कि हमारी नाअहली गवर्नमेंट्स की वो आप अंदाज़ा लगाएं कि वो तो 1 या 2 बेल आउट पैकेज के बाद ही ख़त्म हो जाने चाहिए था हमारी डिपेंडेंस उसके ऊपर। हम कुछ इस तरह के मैयर्स लेते, हमारे में पॉलिटिकल स्टेबिलिटी इस तरह के लेके आते हैं और इकोनॉमिक स्टेबिलिटी इस तरह के लेके आते हैं कि हमें दोबारा जरूरत ना पड़ती। इंडिया के फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व से $600 अरब से ज़्यादा के हैं, हम उससे 7 गुना कम है, तो हमारे 70, 80, $90 अरब तो कम से कम होने चाहिए थे। खैर बात कहीं और चली गई, तो नए वज़ीर ख़जाना साहब को लाया गया। नए वज़ीर ख़जाना साहब ने आते ही IMF के साथ सींग फंसा लिए। उनकी शर्त होती है जी कि आपने डॉलर को फ्री फॉल, आपने रुपए अपने डॉलर को फ्री फॉल छोड़ना है, उसका रेट फिक्स नहीं करना। लेकिन नए वज़ीर ख़जाना साहब के पास जो सबसे बड़ा टूल होता है, अभी हम ये नहीं जानते कि वो सियासी बुनियादों पे ऐसा करते हैं या वो इंटरनेशनल मार्केट के डायनामिक्स से वो मतलब आगाह नहीं है। उन्होंने फिक्स रेट कर दिया। जैसे वो फिक्स रेट किया तो जो एक्चुअल रेट था डॉलर का ओपन मार्केट में, उसमें उस रेट में और जो गवर्नमेंट का रेट था उसमें 10 से 15% का फ़र्क आ गया। अब वो 10 से 15% कौन पे कर रहा था? वो गवर्नमेंट पे कर रही थी, जो ऑलरेडी उसके पास बड़े स्लिम होते जा रहे थे, जो थोड़े होते जा रहे थे रिजर्व, वहाँ से पे कर रही थी गवर्नमेंट खुद। अब ये फ़र्क आया तो इसकी वजह से, अब चूंकि जब मार्केट में एक चीज़ की आपको वैल्यू ना पता हो तो उस चीज़ की वैल्यू हमेशा कम होती है। अब रुपए की जो वैल्यू थी गवर्नमेंट ने फिक्स कर रखी थी, मार्केट को पता नहीं था क्या रेट है, तो वो उसकी वजह से डॉलर की डिवैल्यूएशन, अब रुपए की डिवैल्यूएशन बढ़ती गई। अब रेमिटेंसेस और हमेशा जो इंटरनेशनल ट्रांजैक्शंस होती हैं वो हमेशा ओपन मार्केट के हिसाब से होती हैं, गवर्नमेंट के रेट के हिसाब से नहीं होती। तो इंटरनेशनल ट्रांजैक्शंस चूँकि ज़्यादा में हो रही थी, 10 से 15% का फ़र्क था, तो जो हमारे रेमिटेंसेस आने थे वो, और जो हम एक्सपोर्ट की मद में हमारे पास डॉलर आने थे वो सारे उधर जाना शुरू हो गए। गवर्नमेंट के पास जाने की बजाय वो उधर यानी ग्रे मार्केट में खड़ी हो गई, जो कि ओपन मार्केट के हिसाब से रेट दे रही थी, या बल्कि उन्होंने अपना एक रेट बना लिया था जो ओपन मार्केट से भी शायद ज़्यादा था, वो वहाँ पर जाना शुरू हो गया डॉलर। तो हमारे रिजर्व कम हो रहे थे ऑलरेडी, और डॉलर आ नहीं रहे थे क्योंकि वो उधर जा रहे थे ग्रे मार्केट में, तो खतरे की घंटियाँ उस वक्त से ही बजना शुरू हो गई थी। अब जब डॉलर की इतनी ज़्यादा डिमांड हो तो जाहिर सी बात है कि उसने रुकना तो नहीं है, डॉलर है ही नहीं गवर्नमेंट के पास, तो उसके रेट ने रुकना नहीं है, उसने ऊपर ही जाना है। तो ओपन मार्केट में इसलिए भी ऊपर जाता रहा रेट। लेकिन इसमें रेंट सीकिंग एक क्लास भी आ गई बीच में, उन्होंने भी अपना भरपूर फ़ायदा उठाया। खैर ये भी एक नई बीच में बात हो जाएगी कि वो गवर्नमेंट के ही लोग थे उसमें जिनकी एक्सेस थी डॉलर तक, गवर्नमेंट के डॉलर तक, वहाँ से डॉलर लेके वो ग्रे मार्केट में सेल करते रहे, अपना प्रॉफिट साइड पे करते रहे। अब जो इस गवर्नमेंट का जो पिछला रिकॉर्ड है उसके हिसाब से तो वो डॉलर के लिए तो डॉलर के तो बरस ही हैं, तो हो सकता है उन्होंने भी इसमें अपना पूरा रोल प्ले किया। बाहर अब ये हो गया था, सूरत हाल ये हो गई कि 4-5 महीने हमारा डॉलर का रेट हमने फिक्स रखा, तो हमारे पास एक्सचेंज रिजर्व कम होते होते $6 बिलियन पे आ गए। और IMF अपनी शर्तों से पीछे हटने को तैयार नहीं था। वो कहता था जी कि आप एक तो डॉलर को फ्री फॉल छोड़ें, दूसरा आप पेट्रोलियम के लेवी बढ़ाएं, तीसरा आप जो है वो अपना उसमें इजाफा करें, टैक्सेस में इजाफा करें, टैक्स आवाम के ऊपर और ज़्यादा लगाएं। आखिरकार
कल जब डॉलर के रिजर्व्स हमारे $4.5 बिलियन पे खड़े थे, तो हमने जो है वो उनकी IMF की बात मान ली और हमने डॉलर के ऊपर से कैप उठा लिया और उसको फ्री फॉल छोड़ दिया। अब देखें जी कि हुआ क्या, एक दिन के अंदर 31 रुपये बढ़े। इस वक्त डॉलर का रेट 262 रुपये जो है इंटर बैंक मार्केट में है, और ओपन मार्केट में तो सुनने में आ रहा है कि 270 से 75 रुपये के दरमियान कहीं पे सेल हो रहा है। अब असल रेट ओपन मार्केट का ही होता है, ट्रांजेक्शन उसी के हिसाब से हो रही है। अच्छा जी, अब इस सारी एपिसोड के बाद इस वक्त हमारे पास आज की डेट में जो फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व हैं वो ख़तरनाक हद तक गिर चुके हैं। $3.68 अरब हमारे पास सिर्फ बचे हैं फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व में। इसीलिए वो जो फाइनेंशियल टाइम्स है वो ये बात कर रहा है कि आप कुछ भी कर लें तो आपके हालात जो हैं वो अभी ठीक होने वाले नज़र नहीं आते। इस सारे काम के बाद होगा क्या, उसमें ऑलरेडी मैं बहुत सारे अपने व्लॉग में बता चुका हूँ कि होगा ये कि आपकी जो कमोडिटीज़ का प्राइसेस हैं वो बहुत ज़्यादा शूट अप करेंगी, बहुत ज़्यादा ऊपर जाएंगी। कुछ एक्सपर्ट्स के मुताबिक डॉलर का रेट 300 रुपये क्रॉस कर जाएगा और आपके पेट्रोल का जो प्राइस है वो भी 300 रुपये क्रॉस कर जाएगी। तो उसकी वजह से होगा ये कि जो मतलब फॉर एग्जांपल आटा है 160 रुपये के जी इस वक्त हमें मिल रहा है, क्योंकि हमने बाहर से इंपोर्ट करना है, हमारे पास इस दफ़ा है ही नहीं आटा, तो उसका रेट हो सकता है 250 रुपये में भी आपको ना मिले। चावल जो आपको 350 रुपये आज मिल रहा है, हो सकता है वो आपको 500 रुपये में भी केजी ना मिले। खुद नहीं तेल जो कि आपको इस वक्त 500-600 रुपये के राउंड अबाउट कहीं पे मिल रहा है, वो हो सकता है आने वाले दिनों में आपको 800-900 हज़ार रुपये का भी कहीं ना मिले। तो ये हालात एक दफ़ा आने हैं, और मैं बड़े अच्छे तरीके से जानता हूँ, मिडिल क्लास से ताल्लुक़ रखता हूँ कि हमारी एक तो जो ख़रीदने की सकत है वो ऑलरेडी बहुत ज़्यादा लिमिटेड हो चुकी है, महंगाई के तूफान जो पहले आ चुके हैं उसकी वजह से। तो आने वाले दिनों में मज़ीद हमारे हाथ बहुत ज़्यादा तंग हो जाएंगी, हमारी सेविंग सारी ख़त्म हो जाएंगी, और ये सब कुछ हमारे इन गलत मैयर्स की वजह से होगा जो गवर्नमेंट्स लेती रही हैं या पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी करती रही हैं। मतलब जो जिसने भी ये पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी पैदा की उसने इंतहाई बड़ा जुल्म किया पाकिस्तान के साथ, बहुत बड़ा जुल्म किया पाकिस्तान के साथ। पाकिस्तान कई दहाइयाँ पीछे जा सकता है, जो सूरत हाल नज़र आ रही है इस वक्त। अच्छा, जब ये महंगाई आएगी अगली तो होगा क्या कि आपकी डिमांड चीज़ों की कम हो जाएगी। डिमांड कम होगी तो प्राइसेस में भी कुछ स्टेबिलिटी आना शुरू होगी, लेकिन वो जो डिमांड कम होगी लोग कम खर्च करना शुरू करेंगे, पैसा नहीं होगा लोगों के पास, तो जो आपके टैक्सेस हैं वो गवर्नमेंट कम कलेक्ट कर पाएगी। गवर्नमेंट के हालात में जो बेहतरी है वो कम इस वक्त बहुत मुश्किल से वो नज़र आ रही है कि बहुत मुश्किल है। टैक्सेस कम होंगे तो गवर्नमेंट खैर इस वक्त ये प्लान है कि जो टैक्सेस उन्हें नज़र आ रहा है कि टैक्सेस कम होंगे तो वो डायरेक्ट टैक्सेस की मद में आपसे कीमत वसूल करेंगे। इनडायरेक्ट टैक्सेस तो चूँकि लगे ही हैं, जो लगाने भी है IMF की शर्त के मुताबिक, लेकिन क्योंकि लोग कम खर्च कर रहे होंगे तो वो इनडायरेक्ट टैक्सेस कम हो जाएंगे। तो गवर्नमेंट जो है वो डायरेक्ट टैक्सेस की सूरत में आपसे लेगी, यानी कि आपकी कमोडिटीज़ के ऊपर मज़ीद टैक्स लगेंगे। तो महंगाई कहाँ से कैसे कैसे हमलावर होने वाली है उस चीज़ को समझे कि जो टैक्सेस डायरेक्ट लगेंगे आपके ऊपर उसकी वजह से मज़ीद इजाफा होगा चीज़ों की, अशिया की कीमतों में। तो वही बात है, 250 का आटा, 500 के चावल, 1000 रुपये का घी, ये सारा कुछ आपको आने वाले दिनों में फेस करना पड़ सकता है। कारों की कीमतें ऑलरेडी बहुत ज़्यादा शूट अप कर चुकी हैं, कल कीमतें बढ़ी हैं, आने वाले दिनों में मज़ीद बढ़ेंगी। तो इस सारी चीज़ों के लिए अवाम को थोड़ा सा तैयार रहने की ज़रूरत है। अवाम, मैं भी अवाम में शामिल हूँ, हमें जो है वो चीज़ों का शायद इदराक नहीं कि कैसे क्या होता रहा है। हम पॉलिटिकल एफिलिएशंस के पीछे ज़्यादा चलते हैं, हमारी अपनी कोई सियासी राय नहीं है, ज़ाती राय नहीं है, माशी राय नहीं है, तो उसकी वजह से हम कभी भी अपने हकूक़ के लिए आवाज़ नहीं उठा पाए। पाकिस्तान के सिस्टम की सबसे बड़ी वीकनेस जो है कि भाई हर दूसरे साल जो है वो नया सिस्टम आ जाता है, पिछला जो है वो बिल्कुल टॉपल हो जाता है। उसकी सबसे बड़ी रीज़न ये है कि अवाम में आगाही कम है, अवाम बहुत कम दिलचस्पी लेती है गवर्नमेंट के मामलात में, हालांकि हर चीज़ हमारी हर चीज़ गवर्नमेंट की पॉलिसी से जुड़ी हुई है। खैर, ये बात अभी सियासी तरफ चली जाएगी, तो मेरे इस व्लॉग का टॉपिक सिर्फ और सिर्फ जो था वो इकॉनमी का था। तो उसके लिए मैं दुआ करता हूँ कि हमारे मामला ठीक रहें, लेकिन जो नज़र आ रहा है वो ये है कि जी अगले 4 से 5 महीने हमारा हाथ बहुत ज़्यादा तंग हो जाएगा मुल्क के लेवल पे। उसके बाद हो सकता है बेहतरी आए, जिस तरह भी आएगी, लेकिन वो बेहतरी आवाम की वजह से ही आएगी कि आवाम के ऊपर ही सारा बोझ आएगा, क्योंकि आते ही आवाम के ऊपर बोझ है। और पाकिस्तान जैसी इकॉनमीज़ में जहाँ पे डॉलर है ही नहीं, तो वहाँ सारा बोझ आवाम के ऊपर आएगा, क्योंकि गवर्नमेंट के पास कुछ नहीं है। बल्कि आज मैं एक बयान पढ़ रहा था, अपने जो हालिया वज़ीर ख़ज़ाना है उनका बयान पढ़ रहा था कि वो कह रहे थे जी कि पाकिस्तान की इकॉनमी अल्लाह के ज़िम्मे है, यानी कि उन्होंने अपने हाथ खड़े कर दिए, खैर, इसके साथ ही मैं आपसे इजाज़त लूँगा, लेकिन इजाज़त लेने से पहले मैं आपसे ये रिक्वेस्ट करूँगा कि जिन्होंने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन के बटन को प्रेस करें, ताकि उन्हें हर नई आने वाली वीडियो अपने टाइम पर मिले। और इसके अलावा मैं ये भी रिक्वेस्ट करूँगा कि आप अपनी राय से मुझे ज़रूर आगाह करते रहिए
कि ये जो टॉपिक मैंने अब उठाया या मैं जो भी टॉपिक उठाता हूँ उसमें आपकी क्या राय है। और इससे सबसे बड़ा फ़ायदा मुझे ये होगा कि मुझे पॉजिटिव फीडबैक मिलेगा। मुझे फीडबैक मिलेगा तो मेरे इस चैनल का मकसद है कि बेटरमेंट ऑफ पाकिस्तान, बेटरमेंट ऑफ द वर्ल्ड एज ए होल, उसमें मैं बेहतरी ला सकूँगा। अब मैं आपसे इजाज़त चाहूँगा। अस्सलाम वालेकुम।